Hello students, welcome to Growth Hub online classes. Myself Anand Saini, I am your chemistry tutor. So let's start to learn chemistry. Students, our running chapter is very first chapter of class 11, that is some basic concepts of chemistry. रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं. चैप्टर हमारे लिए बाई लैंग्वेज हमें पढ़ने को मिलने वाला है, जस्ट बिकॉज हमारी क्लास ही ये बाई लैंग्वेज है. दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश में. अभी तक इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातों का डिस्कशन किया, बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में जाना, जैसे अबाउट केमिस्ट्री क्या होती है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि केमिस्ट्री को कैसे क्लासीफाई किया गया है. और कुछ एक चीज़ें मैंने आपको बताई सब्सटेंस के बारे में, मैटर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोगों ने अपने पहले वीडियो लेक्चर में कर रखा. तो आज की ये है हमारी दूसरी क्लास. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. आज आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे क्लास 9 से, जस्ट बिकॉज ऑफ आप बहुत सारी चीज़ें जो स्टार्टिंग से पढ़ चुके हो क्लास 9 में, वही सब चीज़ें हम लोगों को मिलने वाली हैं. चलो शुरू करते हैं, अपने पहले टॉपिक की बात करते हैं. और वेरी फर्स्ट टॉपिक इज हमारा जो पहला टॉपिक है बेटा वो क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन. लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन और केमिकल कॉम्बिनेशन, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं. केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इट मीन, चलिए मैं यहाँ पर इसको दूसरे लिख देता हूँ हिंदी में. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से यहाँ पर मीन है रासायनिक संयोग के नियम. रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है बेटा. तो रासायनिक संयोग के नियम हम लोगों को डिस्कस करेंगे. बहुत सारी चीजें हम लोग क्योंकि पढ़ भी चुके हैं, तो कौन कौन से लॉज हम लोगों को पढ़ने को मिलने वाले हैं. पहला है हमारे लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम. नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम. गुणक भी बोलते हैं और गुणित भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज है. गुणित अनुपात का नियम. नेक्स्ट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द प्रोपोर्शन, इट मीन पारस्परिक अनुपात का नियम. नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. गैर विषयक लॉ भी इसी को ही बोलते हैं, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इट मीन गैसीय आयतन संबंधी नियम. गैर विषयक लॉ या फिर गैसीय आयतन संबंधी नियम एक ही बात है, ठीक है बेटा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट टॉपिक हमारे लिए जो है, सबसे पहला हमारे लिए है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम. बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? बहुत इजी है, आप सभी लोग डिस्कस कर भी चुके हैं, बहुत बारी आपने पढ़ा भी है इसे. तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट्स फिजिकल और केमिकल नेचर में बी चेंजेस. कह रहे हैं कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा हो. वैसे द्रव्यमान संरक्षण का मतलब ही आप समझ लीजिए, द्रव्यमान मतलब मास से रिलेटेड हम लोगों को बात करें, संरक्षण मतलब संरक्षित रहता है, बदलता नहीं है. तो वही बात आपसे कही जा रही है कि इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं. होता क्या है? हाँ, हो ये सकता है कि इसकी भौतिक और रासायनिक प्रकृति बदल सकती है. ये बात आपसे कही, ठीक है. तो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन में आपसे क्या कहा गया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है उसमें पदार्थ को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही हम नष्ट कर सकते हैं. क्या होता है? उसके केवल और केवल गुणों में परिवर्तन हो सकता है, भौतिक और रासायनिक प्रकृति बदल सकती है, वो प्रकृति उसकी चेंज हो सकती है. कहने का मतलब मास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिएगा तो कह रहे हैं कि जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में आपने ए बी गिव्स दैट सी डी, इट मीन ये आपके लिए कंपाउंड है रिएक्टेंट. रिएक्टेंट मतलब इनको बोलते हैं हम लोग अभिकारक. क्या बोलेंगे? अभिकारक. और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? उत्पाद. उत्पाद मतलब बेटा प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना. उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट हो जाएगा. तो कह रहे हैं कि चाहे आप उत्पाद ले लीजिए, चाहे आप प्रोडक्ट ले लीजिए, दोनों का आप रिएक्शन कराइए और रिएक्शन के बाद में देखिएगा स्टार्टिंग में आपने जितना भी वेट ले रखा है ना, अगर 100 ग्राम लिया था दोनों को मिला करके, तो बाद में भी हमको 100 ग्राम ही मिलेगा. ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ सब्सटेंसेस कैन नॉट बी चेंजेस, वो बदल ही नहीं सकते हैं.
देखो वही आपसे कह रहे हैं टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सॉरी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल आफ्टर द रिएक्शन। कोई भी अभिक्रिया, किसी भी अभिक्रिया के पहले अभिकारक का जितना द्रव्यमान होता है वही द्रव्यमान हमको अभिक्रिया के बाद प्राप्त होने वाले उत्पाद में मिलता है, बराबर रहता है, बिल्कुल बराबर। देखो किसी भी अभिक्रिया के पहले अभिकारक का कुल द्रव्यमान जो होता है वो अभिक्रिया के बाद उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। और मोल्स कैसे निकालते हैं, हमें आगे मोल की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी। ये आपके लिए अलग से टॉपिक है, मैं बता भी दूं आपको। मोल आपको अगर फाइंड करना है बेटा तो मोल के लिए क्या रहेगा हमारे पास में, W/m भार बटे अणु भार, ठीक है। जिसका भी मोल निकालना है उसी का ही मास डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास बोलते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। तो चलो अभी स्टार्ट करेंगे, देखेंगे, सब चीजें सीख जाएंगे। मोल के रिस्पेक्ट में वही चीजें रहती हैं, ठीक है। तो आपसे क्या कहा गया है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन में, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन में आपसे कहा गया है कि स्टार्टिंग में आप जितना रिएक्टेंट ले रहे हैं आफ्टर द रिएक्शन हमको प्रोडक्ट भी उतना ही मिलता है। इट मीन रिएक्टेंट का वेट और प्रोडक्ट का वेट हमेशा इक्वल रहता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। दूसरे सेंटेंसेस आपको बताए गए थे कि आप किसी भी पदार्थ को ना तो बना सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, केवल उसके गुणों का परिवर्तन हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। ओके चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग। वेट अ मिनट, सॉरी, देखिए बेटा अब आपको आगे क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है तो बहुत जरूरी है कि हमें कुछ मोलर मास निकालना आना चाहिए। मोलर मास मतलब अणु, अणु भार ज्ञात करना जरूर आना चाहिए। कैसे ज्ञात करते हैं अणु भार को, तो अणु भार ज्ञात करने के लिए बहुत सिंपल सा पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि अणु भार हम लोग कैसे निकालते हैं। अणु भार है क्या, जो भी यौगिक है ना उसमें उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु भारों का योग। क्या होता है अणु भार, तत्वों के परमाणु भारों का योग। एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, कुछ एक एटॉमिक मास मैं आपको लिख के दे देता हूँ। जैसे H का होता है 1, हीलियम का होता है 4, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन इज 16, सल्फर इज 32, ओके लाइक दिस, एंड क्लोरीन इज 35.5, 35.5। इस तरीके से बहुत सारे आपको नंबर्स मिलेंगे। फॉस्फोरस 31, बहुत सारे मिलते हैं। चलिए अभी मैं किसी लिख देता हूँ, यहीं से रिलेटेड कुछ एक चीजें मैं आपको देखकर बता भी देता हूँ। जैसे आपके पास पहला कंपाउंड आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल कह रहे हैं H2SO4 फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। आप इसका क्या बता दो मुझे, M डैश, M डैश मतलब मोलर मास, मोलर मास मतलब अणु भार। तो बेटा इसका अणु भार निकालना है, क्या होगा इसका अणु भार। तो देखो क्या बताएंगे, कौन सा कंपाउंड है, H2SO4 है। देखो सबसे पहले आप इसे समझ लो, H2SO4 को हम लोग लिखेंगे कैसे, कितने H हैं बेटा, 2 हाइड्रोजन प्लस सारे आप जितने भी एलिमेंट है ना सबको ऐड करते हैं, उनका जो नंबर होता है उसे मल्टीप्लाई करते हो। सल्फर कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो जितने एलिमेंट है उन एलिमेंट को हमने रखा और मल्टीप्लाई कर दिया उनके नंबर से। चलिए अब इसके बाद आप यूज करिए इनके एटॉमिक मास का, परमाणु भार। आपको गिवन रहता है, नहीं गिवन रहता है तो आपको लर्न भी होना चाहिए, वैसे रियलिटी है कि गिवन रहता है। तो बाय द वे H कितना होता है 1 होता है, सल्फर इज 32, देखो वहां पर ऑक्सीजन कितना है उनके बताओ जल्दी से, यस 16। नाउ वी हैव टू ओनली कैलकुलेट दिस, सो कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा 98 U। U इज द यूनिफाइड मास, ओके, U क्या है, यूनिफाइड मास, एक यूनिट हो गया आपके लिए। तो ये बात आपसे कही, बस ऐसे ही आपको निकालना, कोई भी नंबर हो कोई भी चीज हो सबके आप मोलर मास निकाल पाएंगे। हाँ बशर्ते आपको क्या पता होना चाहिए, उनके एटॉमिक मास पता होना चाहिए। चलिए बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास में हैं, सारे बता देता हूँ जल्दी, है ना। चलो देख लेते हैं बेटा। अच्छा एक और बहुत छोटा वाला, जैसे H2O है, अब बताओ कैसे निकालोगे आप। तो भाई आप कैसे लिखोगे इसको, 2H प्लस O। H का कितना होता है 1 होता है, O का कितना होता है 16 होता है, 16 इंटू 2 दैट इज 18 हो गया। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर आ जाए सब ऐसे आप कैलकुलेट कर लो, है ना बेटा। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है,
CaCO3। तो कैसे लिखोगे आप इसे, CaCO3 यहाँ लिखते हैं हम लोग, Ca प्लस C प्लस 3O। एलिमेंट्स सबसे पहले आप प्रॉपरली उसे लिख लीजिए, फिर वैल्यू रखना स्टार्ट करिए, और कभी भी आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। कैल्शियम की वैल्यू 40 होती है, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। देखो मैंने लिखा नहीं है, बट बेसिकली मैंने कहा ना आपको पता होना चाहिए, आपको गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं, सेम थिंग NaCl। अब भाई NaCl है, बहुत सारे इसमें क्या करना, एक Na है एक Cl है, वैल्यू रख दो, कैलकुलेट कर लो, है ना। सेम थिंग नेक्स्ट हमारे KCl हो गया, तो KCl भी ऐसे ही आप करने वाले हो, K प्लस Cl लाइक दिस। तो ये कुछ वैल्यूज ऐसे आपको आती जा रही है, कर पाएंगे कैलकुलेट, आई विश कि आप कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारी चीजें देखते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट आपसे क्या कहा जा रहा है, कुछ और कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH इट मीन Na प्लस O प्लस H। नाउ पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट योरसेल्फ। Na का होता है 23, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1, इट मीन दिस इज 40 U, है ना, 40 आ गया इसका। सेम थिंग कोई भी कंपाउंड आपको मिल जाए, आई विश सारे कंपाउंड आप कर पाओगे। अब देखो ये NH2CO NH2, अच्छा चलो यही देख लेते हैं। कार्बन कितने हैं, हाँ मैंने कार्बन, तो कार्बन 7। अब यहाँ तो आपको डायरेक्टली करके बताएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ आप ऐसे करो ना इसको। कार्बन कितना है, 1 and 1 2 कार्बन, प्लस हाइड्रोजन कितना है, 3 and 1 4 हाइड्रोजन हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन हो गया। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखिए, आंसर पाइए। ऑक्सीजन 16 होता है, कैलकुलेट कर लो, नहीं कर पाएंगे क्या, बताओ क्या आएगा, बोलो जल्दी से। आंसर आ कितना, 60। कोई भी नंबर सब कर पाए, ऐसे NH2CO NH2 लिखा हुआ है ना, NH2CO NH2। हाउ मेनी नाइट्रोजन्स आर प्रेजेंट हियर, 2, सो नाउ पुट लाइक दिस, एंड हाइड्रोजन्स आर 4, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, पुट द वैल्यू 14 into 1 12 plus 16, calculate yourself and the answer is 60। तो कोई इशू नहीं होता है, बहुत इजी रहता है, बिल्कुल आपको समझना क्या। देखो भाई रियलिटी बताऊं बेटा, 12th तक में आपको जब ये कंपाउंड कोई भी दिखाई पड़े ना, इसका मोलर मास आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे ही आएगा क्वेश्चन कि भाई यूरिया की रिएक्शन बेंजीन से कराया, या बेंजीन की रिएक्शन टोलुइन से कराया, फिर बेंजीन को आपने HCl से रिएक्ट कर, किसी से भी कराया, अगर कहीं कुछ आ रहा है ना कंपाउंड, तो कंपाउंड का नाम सुनते ही उसका फॉर्मूला और उसका मोलर मास आपके माइंड में होना चाहिए। टाइम बचाना होता है क्लास 12th के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो अभी तो सीखिए, प्रैक्टिस करिए, सीख जाएंगे, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। हाँ चलो आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा एक क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ रहा है अभी एक, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आपको कुछ एक क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ कुछ एक यहीं पर लिख होमवर्क फॉर यू, होमवर्क फॉर यू। C6H12O6 ग्लूकोज होता है, आप इसका मोलर मास फाइंड कर लीजिए, ग्लूकोज है। C12H22O11 सुक्रोज होता है, आप इसका मोलर मास फाइंड करिए। सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा जानते हैं ना, वॉशिंग सोडा, Na2CO3 NaCO, इसे भी फाइंड कर लीजिए आप। चलिए लिख देता हूँ धावन सोडा, धावन सोडा मतलब वॉशिंग सोडा। एक और होता है मोहर सॉल्ट, बड़ा सा है थोड़ा सा, लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक बेटा। क्या नाम इसका, मोहर सॉल्ट, हिंदी में कहते हैं मोहर लवण, मोर लवण भी लिखा हुआ मिलता है, मोहर लवण भी बोलते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको 4 कंपाउंड्स दिए हैं, 1 2 3 4। इन कंपाउंड्स का आपको फाइंड करना है क्या, मोलर मास। 12th बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको दिया हुआ है। चलिए ऐसे तो बहुत सारे हैं, सीखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, इनमें थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लीजिएगा। आगे बढ़े देखिए। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन,
मास ऑफ कंजर्वेशन में आपको कुछ मिलने वाला है। देखते हैं, एक न्यूमेरिकल आ गया सामने। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को थोड़ी देर बाद करते हैं, इससे पहले एक और क्वेश्चन दिख रहा है, पहले उसे कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि 3 ग्राम ऑफ वाटर इन सिल्वर नाइट्रेट, 3 ग्राम ऑफ वाटर इन सिल्वर नाइट्रेट in 100 gram water when mixed with 1.17 gram of NaCl in 100 gram of water, 2.87 gram of silver chloride and 1.70 gram of NaNO3 is obtained. So now justify the given data proves the law of mass of conservation. लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को ये जो डाटा है ना वो जस्टिफाई करता है, प्रूव करता है, वो हमें एक्सप्लेन करना है। हिंदी में समझ क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि 100 ग्राम पानी में आपने 3.4 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर उसी 100 ग्राम पानी में हमको 1.17 ग्राम NaCl और 2.87 ग्राम सिल्वर क्लोराइड और 1.70 ग्राम NaNO3 प्राप्त हुआ है। तो आप हमको ये बताइए कि निम्नलिखित आंकड़ों से, जो आंकड़े दिए गए हैं, ये जो आंकड़े हैं, आंकड़े मतलब ये डेटा है ना, ये जो आंकड़े आपको दिए गए हैं, निम्नलिखित आंकड़ों से, निम्नलिखित डेटा से आपको द्रव्यमान संरक्षण नियम की पुष्टि करनी है, सिद्ध करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारी रिएक्शन यहाँ पर होने वाली है, क्या उस रिएक्शन से हम करेंगे शुरुआत। तो सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद किसके साथ में? NaCl के साथ। बेसिक रिएक्शन की बात करें, देखिए जल है आपके पास में, इनका एक्चुअली एक्वस सोल्यूशन लेना होता है। आप अगर चाहो कि सिल्वर नाइट्रेट ले लो और उसको आप NaCl के साथ में, ये लिखा हुआ है, NaCl के साथ में घोल दें, रिएक्ट करा दें, नहीं होगा, सॉल्व में नहीं होगा। तो क्या करते हैं, उनका एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन। तो वही कह रहे थे, 100 ग्राम पानी हमने लिया, उसमें दोनों को घोल दिया, उनकी मात्रा हमको दी गई है। उसके बाद में उसी 100 ग्राम पानी में दो चीजें और बन रही हैं, उनका वेट हमको दिया गया और हमसे कह रहे हैं जस्टिफाई करो। करते हैं जस्टिफाई, क्या करना है क्वेश्चन में, देखते हैं, क्लीन कर लेते हैं इसको। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर इज Ag, नाइट्रेट इज NO3, सो AgNO3 है ना। किससे रिएक्ट कर रहा है? NaCl से कर रहा है बेटा। चलिए NaCl लिख दिया आपने, गिव्स है, आगे क्या मिलेगा? जो मिल रहा है उसकी बात करो। क्या बन रहा है? सिल्वर क्लोराइड बन रहा है ना। अच्छा, ये तो जनरल है, बेसिक आपको आयनाइज रिएक्शन, सिल्वर पर प्लस चार्ज होता है तो नाइट्रेट पर -1, सोडियम पर +1 होता है तो -1, तो क्या होगा, ये प्लस माइनस आपस में, ये प्लस माइनस आपस में रिएक्ट करेंगे, है ना। क्या बन गया? AgCl और साथ में क्या बन गया? NaNO3। चलिए ये आपने बना लिया, तो रिएक्शन की बात हुई। अब जो डेटा आपको दिया गया है उसकी बात हम लोग करते हैं। चलो, ये चार्जेस मैंने आपको जस्ट चार्जेस बता दिए कि रेडिकल के चार्जेस आपको पता होने चाहिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, रिएक्शन आपको इजी है। अब चलो जो दिया गया उसकी बात करते हैं। क्या बोला गया? कह रहे हैं कि 3.4 ग्राम वाटर इन सिल्वर नाइट्रेट इज 100 ग्राम ऑफ वाटर इज मिक्स्ड विद 1.17 ग्राम, है ना। कितना? 100 ग्राम पानी में 3.4 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट मिलाएगा। कितना मिलाएगा? 3.4। ठीक, और कह रहे हैं कि उसी 100 ग्राम पानी में NaCl कितना था? वो था हमारा 1.17। और अब आपको दिया गया है कि जो बन रहा है क्या? 2.87 ग्राम सिल्वर क्लोराइड है, 2.87 ग्राम 2.87 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है और 1.70 ग्राम क्या है? NaNO3 है हमारे पास में। क्या कहा उन्होंने? इन्होंने कहा कि द्रव्यमान संरक्षण नियम की पुष्टि करो। बेटा पुष्टि करने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास दोनों बराबर होना चाहिए, बस यही काम आपको करना और कुछ भी नहीं करना। चलो हम लोग निकाल लेते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक पदार्थ का भार क्या हो? अभिकारक पदार्थ की मात्रा, कुल मात्रा की बात कर रहे हैं हम लोग। कितना है? 3.4 प्लस 1.17। ठीक है, आप इसको ऐड करिए फटाफट। ऐसे हम निकालेंगे क्या? देख जल्दी से निकाल लेते हैं। मास ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल,
उत्पाद पदार्थ की मात्रा क्या आएगा बेटा, जल्दी से इसको भी ऐड कर लो। 2.87 प्लस 1.70, बताओ ऐड करिए आप फटाफट से। ऐड करने पे क्या आ रहा है आपकी वैल्यू, आप बताइए। देखो ऐड कर लेते हैं इनको हम लोग, क्या आएगा 3.14 और क्या लिखा हुआ है 1.17 है ना। देखो क्या आ रहा है, जल्दी से ऐड कर लो फटाफट से। कितना आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है और कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना। इट मीन 4.5, कितना आ रहा है 4.57 ग्राम आ रहा है। यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं, इधर भी ऐड कर लो इसको हटा देते हैं यहाँ से। हाँ अच्छा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, यहाँ पर थ्रू 2.87 1.70। जल्दी से देखो क्या आ रहा है फटाफट से। 5 and 2 1 3 4, ओके। इट मीन 4.57 ग्राम, 4.57 ग्राम। तो रियलिटी क्या है कि आपने देखा रिएक्शन में जितना भी अमाउंट लिया गया अलग अलग लिया, आफ्टर द रिएक्शन हमको जो प्रोडक्ट मिले उनका मास और बिफोर द रिएक्शन हमारे पास जो प्रोडक्ट थे उनका मास सेम आया, इक्वल आया। और अगर इक्वल आया तो ऑब्वियसली क्या हो गया, जो हमारा रूल था द्रव्यमान संरक्षण नियम में यही तो कहा गया था कि अभिक्रिया की शुरुआत में आप पदार्थ की जितनी मात्रा लेते हो अभिक्रिया के अंत में भी उतनी ही बनी है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमारे पास करने के लिए कुछ थोड़ा सा क्या कहा गया, कह रहे हैं कि 1.5 ग्राम ऑफ एथेन कंप्लीट कंबशन गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट द रिएक्शन ऑफ द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अब जरा ध्यान से सुनना, छोटे छोटे पॉइंट है यहाँ पर। एक्चुअली क्लास 10th का आपने जो ऑर्गेनिक पार्ट पढ़ा होता वो वाला है, एक दहन की अभिक्रिया हुआ करती थी वहां पर, आप याद करेंगे आपको याद आएगा। बेटा सुनना क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि C2H6 जो है ना इसका हम लोगों ने दहन कराया है, कंप्लीट दहन, कंप्लीट कंबसन। तो बेटा दहन मतलब कंबसन, कंबसन का मतलब हो गया उसको रिएक्ट कराना हमको किससे, एयर से, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से जब आप इसे रिएक्ट कराओगे ना तब देखो क्या बन रहा है, सुनना मैं बता भी देता हूँ। किसी भी कार्बनिक पदार्थ का जब हम दहन कराते हैं, जब हम उसे जलाते हैं, ऑन कंबशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ध्यान से सुन लो। जितने कार्बन होते हैं उतने CO2 बनते हैं, जितने कार्बन होते हैं उतने CO2 बनते हैं, जितने हाइड्रोजन होते हैं उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। देखो क्या होगा बेटा, 2 कार्बन इट मीन 2 CO2 प्लस 3 हाइड्रोजन इट मीन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक, बैलेंस देखो है कि नहीं, 2 कार्बन बैलेंस हो गया, 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन देखोगे 2 2 जा 4 4 and 3 7, टोटल ऑक्सीजन कितना आएगा 7। आपके पास कितना 2 अब कहोगे अरे सर अब ये क्या करें, तो भाई करने को बेटा आप या तो 7/2 लिखो और या फिर दूसरा काम करोगे, ये वाला 2 कैंसिल हो जाए, इसके लिए पूरी रिएक्शन में आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। चलो हम लोग क्या करते हैं, पूरी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, बाई 2 नहीं करते, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ। अब जब आप यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 कन्वर्ट हो जाएगा 4 में और वो कन्वर्ट हो जाएगा 6 में। तो पूरी ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देख लो, ठीक है। अच्छा भाई इरेज हो गया पूरा, चलो इसके लिए मैं करता हूँ कलर चेंज और फिर आप इसको देख लो। हाँ क्या करते हैं 2, फिर चेक करें कार्बन कितने हो गए 4 हो गए, यहाँ 4 लिखते हैं। ऑक्सीजन कितना है अभी चेक करेंगे, उससे पहले हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन कितना बेटा हमारे पास, हाँ मैंने हाइड्रोजन लिए 6 2 12, 6 यहाँ पे लिख दिया 12 हो गई। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन देखो जरा कितने हैं, 4 2 8 and 6 कितना हो गया 14, इट मीन 7। तो ये तो हुई हमारे लिए पूरी रिएक्शन। अब रिएक्शन हो गई हमारे लिए, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलें। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या हमें दिया गया है उसकी बात हमें करनी है। हाँ क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है उसकी बात हमें करनी है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। कह रहे हैं 1.5 ग्राम इथेन,
5 ग्राम इथेन के पूर्ण दहन पर कितना मिल रहा है? 4.4 ग्राम CO2 मिल रहा है और 2.7 ग्राम 2.7 ग्राम वाटर मिल रहा है। अब आपको द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना है। कैसे करना है? तुरंत आपके माइंड में ये आएगा, सर अगर यहाँ पे हमको कुछ ग्राम में वैल्यू दे दी जाती तो हमारा काम हो जाता। दी गई वैल्यू नहीं, तो आपका सबसे पहला काम यही है कि आपको ये वैल्यू फाइंड करना। ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होगा उसकी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं कि ऑक्सीजन का वेट कितना है। हाँ, ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ काम यहाँ पर करना पड़ा। जैसे पहले आपने रिएक्शन बनाना सीखा, जब आपने रिएक्शन सीख लिया तो आप कैसे इसका अमाउंट पता करिएगा। चलो देखते हैं, ध्यान से सुनिए। देखो इस पूरी रिएक्शन की बात करो तो 2 मोल अगर हमें एथेन का कंबसन करना है, 2 मोल एथेन को पूरी तरीके से जलाना है तो ऑक्सीजन कितनी यूज हो रही है? 7 मोल। तो बस यही आप देखेंगे ध्यान से, यहीं से शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन। 2 मोल एथेन के लिए 7 मोल ऑक्सीजन के यूज हो रहे हैं। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फॉर द कंप्लीटली कंबसन ऑफ एथेन 7 मोल ऑफ O2 आर रिक्वायर्ड। तो 2 मोल के लिए कितनी जरूरत है? 7 मोल। 1 मोल के लिए कितनी जरूरत होगी वो बता दो, तो आप समझ गए 7/2 हो जाएगा, है ना। अब एक चीज और, ये हमको 1.5 ग्राम दिया गया है, यहाँ तो मोल दिए गए थे। अगर हम इसे भी मोल में कन्वर्ट कर लें तब क्या होगा? तो चलो इसके मोल निकालते हैं, ऊपर लिखता हूँ। हाँ, मोल कैसे निकालते हैं? मोल तो बेटा आप याद करो, मोल के लिए क्या बताया? मास अपॉन मोल। मास कितना है? 1.5। मोलर मास कितना है? तो एथेन का मोलर मास भी निकाल लो भाई। एथेन क्या होता है? C2H6। आप याद करो, मैंने आपसे क्या कहा? 2C प्लस 6H। कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन कितना होता है? 1 × 6 से कर लो, कितना होता है? चलिए देख लेते हैं क्या आएगा। मोलर मास ऑफ एथेन इज दिस इज 24 + 6 = 30। ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? मोल निकाल लेते हैं। जो मोल हमारे होंगे, मास इज गिवन, मोलर मास इज कैलकुलेटेड। नाउ दिस इज कितना है? 1/20 मोल आ गया आपका। जो 1.5 ग्राम आपको गिवन था उसको हमने कन्वर्ट किया। एक बार ये मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको आप ध्यान से देख लो क्या हम यहाँ पर आपसे कह रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में? हमें बेटा ऑक्सीजन का मास निकालना है, तो ऑक्सीजन के मास के लिए सारी कैलकुलेशन की जा रही है। हमने आपसे कहा कि आपको जब 2 मोल इथेन को बर्न करना है, जलाना है, तो कितनी ऑक्सीजन जरूरत पड़ रही है? 7। तो 2 मोल एथेन कंप्लीटली बर्न बाय 7 मोल ऑफ O2, ठीक है, 7 मोल। तो 2 मोल के लिए 7 मोल की जरूरत है, इसलिए 1 मोल के लिए कितने की जरूरत होगी? 7/2, जो भी नंबर है। और फिर अब आप बात करिए, जो आपको एक्चुअल मोल गिवन है उसके लिए कितना होगा? 1/20 के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी बेटा? ये आपने एक एक नियम पढ़ा होगा ना, उसी से ये 7/2 × 20, इट मीन दिस इज 7/40। ठीक है, 7/40 आ गया आपका। देखेंगे नेक्स्ट, उसके बाद में आपको क्या कहा जा रहा है कि ये आपको लिख देता हूँ, देख मेरा कौन है इसका, इसका होगा देखो क्या आएगा? 7/40 हो गया, है ना बेटा? कितना हो गया? 7/40। ये हमारे लिए क्या आया हुआ है? मोल आ गया। किसका मोल आ गया? कि इतने मोल हमारे पास ऑक्सीजन के हैं। 7/40 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से लिख देता हूँ 7/40 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन का मोल आ गया, लेकिन हमें ऑक्सीजन का मोल थोड़ी ना निकालना था, हमें क्या चाहिए था? मास चाहिए था ना। तो मास के लिए आप क्या करोगे?
मास की, तो मैं यहाँ इतनी जगह पर कर देता हूँ आपके लिए। तो O2 के द्रव्यमान के लिए हम लोगों को मोल का फॉर्मूला पता होता है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल बराबर भार बटे अणु भार, है ना बेटा, भार बटे अणु भार। अब बताओ भैया आपने कितना मोल निकाला है? 7/40 इक्वल क्या आ जाएगा? जो भी भार आपको चाहिए वो आप यहाँ पर रख दो। एम डैश कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है? 32। जल्दी से कैलकुलेट कर लो, है ना, कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो भाई करेंगे कैलकुलेट हम लोग। 8 40, है ना, क्या आ जाएगा? 28/5 आ गया बेटा। कितना आ गया? 28/5 आ गया। अब आप इसे निकालो, ये क्या आ जाएगा? 25 और 3 बचा, 30 हो गया, 5/30 ग्राम हो गया, है ना, 5.6 ग्राम हो गया। ये क्या आ गया आपका? O2 का मास आ गया। अब हमें जो चाहिए उसकी बात हम लोग करते हैं। क्या हमें चाहिए था? हमें चाहिए था बेसिकली द्रव्यमान संरक्षण के लिए उत्पाद का भार और अभिकारक का भार समान होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे द्रव्यमान संरक्षण नियम के लिए अभिकारक की मात्रा बराबर उत्पाद की मात्रा। चलो बेटा वैल्यू रखते हैं फटाफट से। क्या आएगा? कितने अभिकारक? 1.5 प्लस 5.6 इक्वल उत्पाद कितना दिया गया हमको? 4.4 प्लस, चलो स्पेस कम है तो थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए। हाँ, क्या आ रहा है? 1.5 प्लस, आपने ऑक्सीजन कैलकुलेट किया हुआ है, 5.6 इक्वल 4.4 प्लस 2.7 ग्राम। आप इसे जल्दी से कैलकुलेट करो और आप देखोगे कि एक्चुअल जो आंसर आपको चाहिए वही मिल रहा है। क्या आएगा? 6 5 11, 1 हो गया, 5 और 1 6, इसमें 7 हो गया, 7.1 ग्राम हो गया, है ना भैया। अगला देखो बेटा क्या आएगा? 7 4 11, 1 हो गया, 4 2 6 और 1 7 हो गया, इसमें 7.1 ग्राम आएगा। अब आपने जब ये कैलकुलेट किया तो आपको बात समझ में आ गई कि बहुत सीधा सीधा तरीका था द्रव्यमान संरक्षण नियम को ये जो हमारा क्वेश्चन है वो फॉलो करता है ना। कैसे आपने इसे कैलकुलेट किया? क्या हम लोगों ने किया? सबसे पहले हमने एथेन का पूरा ये, क्योंकि हमें दहन की बात कही गई तो हमने एथेन के दहन की रिएक्शन लिखी, जो हमें मात्राएं दी गई थी वो मात्राएं दी हम लोगों ने यूज कर ली। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा नहीं थी, ऑक्सीजन का अमाउंट में नहीं गिवन था, तो मोल कंसेप्ट के बिहाफ पर हम लोगों ने क्या किया? ऑक्सीजन की मात्रा निकाली, एक एक नियम का यूज किया कि भाई 2 मोल एथेन को जलाने के लिए 7 मोल की जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, इसलिए 1 के लिए या 1/20 के लिए कितनी होगी। फिर मोल का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने ऑक्सीजन की मात्रा निकाल ली। जब हमें दोनों मात्राएं मिल गई तो हमने दोनों तरफ जोड़ करके देख लिया, वैल्यू बराबर आ गई। इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन हो रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। एक और क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिल रहा है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है आपका होमवर्क। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। एक क्वेश्चन बहुत सरल, बहुत छोटा सिंपल सा है, आप अपने आप से कर पाएंगे। ठीक, चलिए अगला बढ़ते हैं लोग। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन निश्चित अनुपात का नियम, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, जल्दी हो जाएगा। देखो क्या है डेफिनेट प्रोपोर्शन। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट combined together in the constant proportion by mass. It means the compound is always contain exactly the same proportion of element by mass. तो इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक हमेशा द्रव्यमान के अनुसार एक स्थिर अनुपात में ही आपस में तत्वों के साथ संयुक्त होते हैं। अर्थात किसी यौगिक में जो तत्वों का द्रव्यमान रहेगा ना वो हमेशा बराबर एक निश्चित अनुपात में रहता है। जैसे आप देखो पानी की बात करो, कह रहे हैं कि पानी तो हमको बहुत तरीके से मिल सकता है ना, बारिश का हो सकता है, टोटी का हो सकता है, कुएं का हो सकता है, बर्फ हो सकती है, या फिर कोई भी रूप हो पानी का, नदी का, झरने का, नाले का, कहीं का भी पानी हो। कह रहे हैं कि पानी का फॉर्मूला तो H2O ही रहता है ना, और अगर H2O रहता है तो वहां पर आप रेशियो निकाल के देख लो, वो आपको वही दिखाई पड़ेगा। चाहे रेन वाटर की बात कर रहे हैं, चाहे सी वाटर की बात कर रहे हैं, या टैप वाटर, वर्षा का दे, बारिश वाला, सी वाटर समुद्री जल,
टैप वाटर मतलब टोटी वाला जल, नल का, है ना। तो वाटर चाहे जो भी हो, फॉर्मूला आपके पास सेम है। अगर फॉर्मूला सेम है तो बाई मास, भार के अनुसार, 2 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मास कितना, एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन कितना 16, 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 1/8, सबके लिए सेम 1/8 1/8 1/1/8 फिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो कुछ और बताया जा रहा है, जल्दी से समझते हुए चलेंगे। अब आपको ऐसे एक रिएक्शन दी, क्या कहा गया इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में आपसे कह रहे हैं 2 पॉइंट आपको गिवन है। कितने पॉइंट बेटा? 2 पॉइंट गिवन है। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। क्या कह रहे हैं? आपको मास दिया गया मैग्नीशियम का, कह रहे हैं कि 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन यील्ड्स 0.043 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 0.18.2 ग्राम ऑफ द मैग्नीशियम बर्न विद द ऑक्सीजन यील्ड्स कितना 0.032 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो आपको वही सेटिस्फाइड करना है डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ गिवन कंडीशन। चलिए मैं आपके लिए दोनों कंडीशन में बात करूंगा। क्या कह रहे हैं? मैग्नीशियम है, कह रहे हैं कि मैग्नीशियम को बर्न करना है, जला दीजिए। Mg प्लस O2 गिव्स दैट MgO। और जैसे ही आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगी एक बात, सर यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन, क्या करो हाफ O2 ले लो, है ना। क्या करेंगे? हाफ O2 ले लेते हैं। दोनों बार में वही कंडीशन आपको गिवन, Mg प्लस हाफ O2 गिव्स दैट MgO। नेक्स्ट अब जो वैल्यू आपको गिवन है वो वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू कितनी है? 0.243 ग्राम ऑफ द मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन यील्ड्स 0.403 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है? 0.403 ग्राम। इसका बता दो कितना है मैग्नीशियम का, जल्दी से देख लो बेटा। 6 नहीं है, 0.243 ग्राम, है ना। ऑक्सीजन नहीं दिया गया बेटा आपको। अगर ऑक्सीजन दे दिया जाता तो रेशियो फिक्स्ड हो जाता। ऑक्सीजन का आपको अमाउंट नहीं गिवन है। ऑक्सीजन के लिए आप क्या करोगे? आप ऑक्सीजन निकालो जल्दी से, कितना आ जाएगा ऑक्सीजन के लिए, निकालो क्या आएगा ऑक्सीजन, बताओ ऑक्सीजन का अमाउंट कितना आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? मैग्नीशियम ऑक्साइड गिवन है और मैग्नीशियम का गिवन है, ऑक्सीजन बना तो इसी से ही होगा ना, इन दोनों को मिल से बराबर से ही बनता है ना। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड माइनस मास ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा शॉर्ट में तो ऐसे W ऑफ MgO माइनस W ऑफ Mg। नाउ पुट द वैल्यू, कितना है 0.403 माइनस 0.243 ग्राम। ठीक है, चलो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आपकी 0.60 समथिंग आएगी। सेम थिंग ऐसे ही आप यहां भी देखोगे, क्या आएगा बेटा? यहां भी आपको वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? 0.182 ग्राम। और क्या गिवन है आपको? 0.302 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो निकालते हैं बेटा, क्या आएगा यहाँ पर, फटाफट से निकाल लो आप। यहाँ पे ऐसे ही मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या निकालना है हमको? वेट ऑफ ऑक्सीजन। क्या आएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन एग्जैक्टली बताइए भाई? वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ मैग्नीशियम। क्या आ जाएगा? वैल्यू रखो 0.302 माइनस 0.182 ग्राम। ओके, तो एग्जैक्टली अगर हम लोग यहाँ पर भी वैल्यू निकालेंगे दोनों चीज़ों की तो सेम वैल्यू हमारे पास में निकल के आ रही है 1.51। आपने अगर रेशियो निकालेंगे, अभी हम लोग दोनों को मास मिल गया है हमें, तो मास मिलने के बाद में हम मैग्नीशियम के साथ में इनका रेशियो निकाल लेते हैं। मैग्नीशियम कितना दिया गया आपको, देखो जल्दी यहाँ पर रेशियो निकाल लेंगे दोनों का। यहाँ भी ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेट करोगे, मैं आपको एक बता देता हूँ
क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी हुई है। देखो हमें क्या निकालना था, डेफिनेट प्रोपोर्शन। तत्व जिन, अब ये यौगिक किससे बना हुआ है, चाहे जितने मेथड से बना हो, Mg और O2 से मिलकर बना, इन्हीं का ही तो प्रोपोर्शन निकालना है। अब इनका प्रोपोर्शन आप निकालो बेटा जल्दी से, Mg/O, या फिर आप ऐसे भी लिखते हो Mg/O, एक ही बात होती है। हाँ, तो मैं यहीं पर आपको निकाल देता हूँ, दोनों का आप ऑक्सीजन का वेट निकाल लोगे, क्या आ जाएगा, Mg/O इक्वल, कितनी वैल्यू गिवन है बेटा, Mg की हमें वैल्यू गिवन है, कितनी वैल्यू है, 0.243, रेशियो में ऑक्सीजन आया 0.160। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे ना, ये ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाएगा, 2.43 डिवाइडेड बाई 0.160 इज इक्वल टू 1.51। रेशियो किसका आया, रेशियो ये रेशियो आपके पास में आ रहा है Mg और O का, ठीक है। अब आप, मैंने आपके लिए आधा काम कर दिया, ऐसे ही आप क्या कर रहे हो, मास ऑफ ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करिए और फिर रेशियो निकालिए। अगर रेशियो एग्जैक्ट आपका 1.51 आ गया, दोनों प्रोसेस के लिए सेम हो गया, इट मीन हमारा जो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो एग्जैक्ट फॉलो करेगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में हमको, हमें क्या करना होता है, यौगिक चाहे किसी एक विधि से बनाया जाए या अलग अलग विधियों से बनाया जाए, उसके जो तत्वों का अनुपात होता है वो हमेशा सेम रहता है, बस केवल इतनी बात आपसे कही जा रही है। ओके, ट्रायल सर, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो बेटा मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए क्या करेंगे, गुणित अनुपात का नियम। अच्छा, गुणित अनुपात नियम में आपसे क्या बात कही जा रही है, कह रहे हैं गुणित अनुपात नियम में अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two elements combine with each other to form two or more chemical compounds, then different one element which react with the definite amount of second element bear its simple whole number of the ratio। क्या इस नियम के अनुसार कह रहे हैं कि जब दो तत्व आपस में मिलकर के दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक बनाते हैं, तो अलग अलग तत्व जो किसी दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ अभिक्रिया करते हैं, उनमें एक निश्चित पूर्णांक होता है, में एक निश्चित पूर्णांक होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, दोनों का फॉर्मूला, कार्बन मोनोऑक्साइड 12:16 होता है, CO2 के लिए 12:32, ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशियो आप दोनों के लिए निकालोगे ना, एक को फिक्स करते हैं तो कार्बन यहाँ पर फिक्स हो गया, दूसरे वाले जिसकी मात्रा बदल रही है, मोल बदल रहा है, नंबर बदल रहा है, उनकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनमें से जो दूसरा वाला एलिमेंट है ना, उसकी आप अनुपात निकालो। उनका जो अनुपात होता है वो एक सरल अनुपात होता है, सरल अनुपात होता है, ठीक है। तो किसी यौगिक के एक जैसे ही तत्वों से आपके अगर दो या दो से अधिक यौगिक बनते हैं, तो उनके लिए उनमें किसी एक तत्व का अनुपात कितना निकल के आता है, सरल या फिर निश्चित निकल के आता है, केवल आपसे बात कही गई। तो ऑक्सीजन का अनुपात यहाँ पर क्या निकल के आया है, 2:1। ये नहीं आया कि 5:7 आ जाए या 3.5 में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं, कह रहे कि सरल आता है, सिंपल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है सही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द प्रोपोर्शन। क्या है, पारस्परिक अनुपात का नियम। According to this law, the ratio of masses of the two substances A and B separately react with the fixed mass of the other substances C is either simple multiple of the fraction of the ratio of the mass of A and B when they react with mutually। कह रहे हैं इस नियम के अनुसार दो पदार्थ आप ले लो A और B, उनके द्रव्यमान का जो अनुपात होता है ना, वो किसी तीसरे पदार्थ, कोई हो सकता है, उस पदार्थ सी के निश्चित द्रव्यमान के साथ अलग अलग अभिक्रिया करता है, और जब वो आपस में खुद अभिक्रिया करेंगे तो ए और बी के अनुपात या तो सरल होगा या फिर निश्चित होता है, ठीक है। तो ये बात आपसे कही गई है। क्या कही गई है, यानी कि 32 ग्राम सल्फर का आप जब कॉम्बिनेशन कराते हो तो उससे हमको क्या मिलेगा, 32 ग्राम सल्फर 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के 64 ग्राम CO2 बनाता है, और यह अनुपात इन तत्वों के द्रव्यमान का 2 गुना होता है, जो ऑक्सीजन के साथ में 2 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में जुड़ते हैं, ठीक। तो ये बात आपसे कही गई है, एक बार फिर से समझ लो। क्या कह रहे हैं, 32 ग्राम सल्फर आपने लिया ना, 32 ग्राम सल्फर 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, क्यों, क्या बन रहा है, 32 ग्राम ऑफ द सल्फर कंबाइंड विद 32 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन एंड फॉर्म द SO2, कितना भैया
S बन रहा है, O से रिएक्ट कर रहा है, SO2 बन रहा है, कितना होता है बताओ ना, 32 होता है ना, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 हो गया। इसकी आपने रिएक्शन कराई तो इसको जब आप ऐड करो तो कितना हो जाएगा 64। तो वही करेंगे 32 ग्राम सल्फर 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के 64 ग्राम SO2 बना रहा है। और यह अनुपात इन तत्वों के द्रव्यमान के अनुपात का कितना होता है, तत्वों का निकलवाइए। तत्वों का जब आप अनुपात निकालोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा वहां पर ऑक्सीजन जस्ट डबल आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे बेटा जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग। एक और है हमारे पास में, एग्जैक्टली हमारे लिए लास्ट है लॉ, तो देख लेते हैं फटाफट से क्या पॉइंट यहाँ पर होने वाला है। हाँ, तो लॉ ऑफ गैसेस प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन नहीं एक्चुअली ये आपका हो जाएगा गैसियस वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम, गैसीय आयतन संबंधी नियम, इसको हम लोग गैलोसैक लॉ भी बोलते हैं, गैलोसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। क्या करना है इसमें, कह रहे हैं दिस स्टेट दैट व्हेन द गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर देन दे बियर सिंपल whole number ratio to one another and the volume of the product they form. What mean? कह रहे हैं इस नियम के अनुसार हमको ये पता चलता है कि जब गैसें एक दूसरे के साथ में अभिक्रिया करती हैं तो उनका एक दूसरे से सरल पूर्णांक उनके द्वारा बनने वाले उत्पाद की मात्रा के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात में बात करनी है, जो अभी हम लोग मोल बोलते हैं वो मोल नहीं, अब आपके लिए यहाँ पर गैसों के केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि उनके लिए ये उनका आयतन हो गया। जैसे H2 है, जनरल केस में बोलोगे 1 मोल H2 रिएक्ट विद 1 मोल CO2 देन 2 मोल ऑफ HCl फॉर्म। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर गैस के केस में बोलते हैं तो कहते हैं कि गैस हाइड्रोजन का 1 ml है और या आयतन की बात कर रहे हैं, एकांक आयतन 2 मोल आयतन मिल रहा है HCl का, ऐसे बात करते हैं। तो 1 मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ Cl2, इट मीन अमाउंट वाइज चलिए H2 का 40 ml आपको गिवन है, Cl2 का 40 ml आपको गिवन है, तो HCl का कितना ml हो जाएगा, कह रहे हैं जस्ट डबल हो जाएगा। 2 मोल थे, 2 आयतन थे, आयतन 2 गुना था ना, तो जो भी आपको आयतन दिया गया उसमें मल्टीप्लाई कर दो, 80 ml हो गया। ठीक है, ये आपको ये कहा गया है, बस सिंपल सा इतना ही पॉइंट है कि जो मोल है उसको हम लोग आयतन में कंसीडर करते हैं। ठीक बेटा, चलो एक क्वेश्चन इसके बिहाफ पर आपको मिलेगा, आप उस क्वेश्चन को करोगे तुरंत समझ जाओगे। हाँ देखो क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कि 50 ml CH4 है, क्या है 50 ml CH4 burn then it produces CO2 and H2O, find the amount of oxygen and CO2, amount of oxygen। कह रहे हैं 50 ml CH4 जलता है तो CO2 और H2O बनता है, तो आप क्या करिए यहाँ पर मात्रा निकालिए किसकी, CO2 की, और चलो भैया निकाल देते हैं फटाफट से। हाँ निकालो बेटा, क्या है CH4, क्या है हमारे पास में CH4, बर्न करना मतलब जलाना है, कार्बनिक यौगिक है ना, तो कार्बनिक यौगिक में जितने कार्बन होते हैं उतने CO2 बनते हैं, जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे जल बनते हैं। तो कितने हाइड्रोजन है, 4 है, 4 का आधा 2 हो गया है। जो आपको दिया गया उसकी बात करो, पहले मोल की बात कर लो। मोल 1 मोल है, इसका कितना है 1 मोल है, इसका कितना है 1 मोल है, लेकिन वाटर का कितना है 2 मोल है। अब आपको जो दिया गया 50 ml दिया गया ना, कितना दिया गया 50 ml, 50 ml of CH4. So now you have to calculate amount of oxygen and CO2. कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही निकाल दो। CH4 की मात्रा, अमाउंट ऑफ CH4 कितना 50 ml, सेम रेशियो में चलने वाले हो। O2 की मात्रा कितनी आएगी, वो भी 50 ml होगी। CO2 की बता दो वो कितनी आएगी, वो भी 50 ml होगी। लेकिन वाटर की जब बोलेंगे, जल की H2O की मात्रा वो कितनी होगी, अब वो 50 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 2 मोल दिए थे ना, तो वो कितनी हो जाएगी बेटा 100 हो जाएगी। खत्म, आ गया है ना, बस 100 ml होगी। ये काम हमको करना है। ओके, एनी इशू? सो आई होप कि ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए मैं इसे क्लीन करता हूं। तो आज आपने थोड़ी सी लेंथी क्लास हुई, काफी सारे लॉस को पढ़ा, उनके क्वेश्चंस को देखा। ये क्लास हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि आप जो 9th में पढ़ के आए थे उसका रिवीजन पूरा आपने किया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस आपको घर से करने को भी दिए गए हैं।
अणु बाहर निकालना जरूर सीख लीजिए, वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि आगे पढ़ने वाले मोल कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट मिलेंगे बहुत सारी चीजें हमको डिस्कस करने के लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल आप जैसे ही आता जाए तुरंत रखते जाइए, ये काम आपको करना होता है। ठीक है, तो अभी क्लास के लिए थैंक यू।